So in this video lecture we are going to solve question 3 of March 2025 paper 2022 AS level accounting. सही. So this is question number 3 and this is pertaining to company accounts. The following balances had been extracted from the books of Limited on 1st January 2024. तो ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए कि शेयर कैपिटल आपका इतना था, शेयर प्रीमियम इतना था, सॉरी वैल्यूएशन रिजर्व, तो ये आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ. तो नाउ यू नीड टू मेक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट आपको नेचर पता है कि कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का मतलब भी कि शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स कितने पैसे इन्वेस्ट करें. बेसिकली इट हैज़ टू डू विद पार वैल्यू. पार वैल्यू सारी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी जितने भी शेयर होल्डर्स या कंपनी के ओनर इन्वेस्ट करेंगे. तो शुरू में कितने डॉलर पड़े हुए, 750,000 पड़े हुए. सही है. तो वी शुड ऑल्सो राइट डेट्स इन दिस कॉलम टू बी ऑन सेफ साइड. 2024 मैंने ऊपर लिख दिया बिकॉज वी मेकिंग इट फॉर द ईयर 2024. Jan 1st. अच्छा, एग्जामिनर प्रेफर करता है कि आप डेट जो ना Jan 1st इस तरह लिखें, यानी पहले मंथ लिखें और फिर डेट लिखें. अगर आप 1st Jan लिखेंगे तो वो भी सही मार्क होगा, लेकिन बट स्टिल द एग्जामिनर प्रेफर्स कि आप Jan 1st इस तरह लिखें. सही है. डेट बैलेंस ब्रॉट डाउन 750,000. इसके बाद और कोई शेयर्स इशू करे तो दिस हैज़ टू डू विद रीवैल्यूएशन 30 जून. ये राइट्स इशू करें ना ऑफ 2 फॉर एवरी 3 ऑर्डिनरी शेयर्स वर हेल्ड एट दिस डेट. द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 0.2. तो अगर आप निकालें तो देखें यहाँ पे एक शेयर कितने डॉलर का है, 0.5 डॉलर का है. टोटल आपके पास 750,000 डॉलर के शेयर्स हैं. तो नंबर ऑफ़ शेयर्स एक्स हो गए, ये नंबर ऑफ़ शेयर्स है और वो डॉलर वैल्यू. तो 750,000 इक्वल्स टू 0.5x एंड अगर 0.5 को आप यहाँ से कैंसिल कर ले, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. एंड व्हेन यू डिवाइड यू विल गोइंग टू गेट 1.5 मिलियन, यानी 1500,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स है टोटल. तो भाई टोटल 1500,000 शेयर्स पहले से कंपनी ने इशू किए हुए $0.5 के. अब कंपनी ने हर 3 के बदले 2 शेयर्स इशू करें तो 2 for 3. तो 2 for 3. तो इस केस में क्या होता है, 2 for 3 का मतलब 2/3. तो आप जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं ना उनको आप 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1500,000 को. तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स नए कितने इशू करें. तो वो आपने इशू किए हैं 1 मिलियन. 1 मिलियन इज़ द न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स. और अब 1 मिलियन इशू करे हैं 0.2 प्रीमियम पर. सही है. यानी 100,000 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पार वैल्यू क्या है इन शेयर्स की. तो वो आ जाएगी $500,000. और फिर अगर 1 मिलियन को अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रीमियम आ जाएगा विच इज़ 200,000. तो टोटल 700,000 आए ये शेयर्स इशू करके, जिसमें से 500,000 वाज द पार एंड 200,000 वाज द प्रीमियम. तो इसीलिए शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका 500,000 से बढ़ेगा और जो प्रीमियम है अकाउंट अगर वो उन्होंने एग्जामिनर ने आपसे बाद में मांगा हो तो वो 200,000 से बढ़ेगा. अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाते तो इशू ऑफ शेयर्स में इशू ऑफ शेयर्स लिखकर 500,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं और शेयर प्रीमियम में 200,000 ऐड करते हैं. तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर रहे हैं तो टेक्निकली हम ऐड ही कर रहे हैं. सही है. तो बैंक कब इशू करे, अक्टूबर 1 को. 500,000 से बढ़ गया और कुछ हुआ है इन द शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ भी नहीं हुआ. तो बस आप आखिर में बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेंगे. तो द वैल्यू ऑफ बैलेंस कैरेट डाउन वुड बी 1250,000. 12. अब देखें आप बैलेंस शीट अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो योर 1 मार्क वुड गेट सब्ट्रैक्टेड बिकॉज इसमें एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बैलेंस शीट को बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करें फॉर नेक्स्ट ईयर. अब देखें Jan 1st बैलेंस ब्रॉट डाउन 1250,000. इसके बाद शेयर प्रीमियम अकाउंट द इनिशियल बैलेंस इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट इज़ 145,000 एंड दिस इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कैपिटल नेचर कि जो भी शेयर कैपिटल में पैसे वो भी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं. शेयर प्रीमियम में जो पैसे वो भी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं. रिटेन अर्निंग के पैसे भी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं. रिवैल्यूएशन रिजर्व के पैसे भी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं. तो
जो भी शेयर होल्डर्स को ये पैसे बिलोंग करते हैं इनका सॉर्ट ऑफ अ कैपिटल नेचर ही है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कम होता है तो डेबिट, इसीलिए शेयर प्रीमियम भी का भी कैपिटल नेचर है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, और क्योंकि कैपिटल नेचर है बैलेंस बीडीपी की तरह आएगा क्रेडिट पर। तो 2024 Jan 1st balance brought down. So the starting balance of the share premium account is $145,000, और अभी मैंने जैसे आपको बताया जो शेयर्स ऊपर इशू करे टोटल आए थे 700,000 1 अक्टूबर को इशू करके, जिसमें से 500,000 तो पार था और 200,000 प्रीमियम बनता है। तो मैं बैंक ही लिख देता हूँ क्योंकि ओवरऑल एंट्री क्या हुई होगी आप समझते हैं, बैंक हुआ होगा टोटल 700,000 से डेबिट, और शेयर कैपिटल आपका हुआ होगा 500,000 से क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम 200,000 से क्रेडिट। तो इसीलिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में बैंक लिख रहे हैं, सही 200,000। फिर ये देखें इंटरिम डिविडेंड तो रिटेन अर्निंग से जाएगा, प्रॉपर्टी को आपने रीवैल्यू करा है 800,000 से 690,000 हो गई। तो अब इसमें भी आप क्या करेंगे, आपकी वैल्यू कम हुई है तो पहले तो आप रीवैल्यूशन रिजर्व यूज़ करेंगे, जितना 110,000 से कम हुई है ना आपकी, तो पहले तो आप अगर वैल्यू गिर रही हो प्रॉपर्टी की या किसी नॉन करेंट एसेट की तो पहले तो रीवैल्यूशन रिजर्व को यूज़ करेंगे उसके अगेंस्ट। तो उसमें 90,000 पड़े हुए थे वो यूज़ कर लेंगे 110,000 की वैल्यू गिराने के लिए। पिछले साल में आपने पहले 90,000 वैल्यू बढ़ाई होगी ना, तो वो रीवैल्यूशन रिजर्व में पड़े हुए हैं, तो पहले उसको रिवर्स करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। तो 90,000 जब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे लेकिन अभी भी वैल्यू तो एक्स्ट्रा ज़्यादा से गिरी है, तो फिर एक्स्ट्रा 20,000 आपको रिक्वायर्ड होंगे। टोटल 110,000 से आपके एसेट की वैल्यू गिरी ना, तो फिर ये 20,000 की रिटेन अर्निंग से जाएंगे। तो दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ शेयर प्रीमियम अकाउंट, आई मीन टू से 345,000। This total would also be 345,000, and the balance CD on 31st December would be 345,000. 2025 Jan 1st balance brought down 345,000. इसके बाद you're going to make the account for retained earning. सिमिलरली रिटेन अर्निंग भी कैपिटल नेचर है, बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आएगा, सीडी डेबिट पर, बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आ जाएगा। 2024 Jan 1st, तो पहले से बचा हुआ प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है रिटेन अर्निंग का मतलब द प्रॉफिट दैट यू हैव सेव्ड अप इन द बिजनेस, 154,000 का बचा हुआ प्रॉफिट पहले से पड़ा हुआ है। अब होता क्या है, जो इस साल प्रॉफिट कमाया उसकी वजह से आपका रिटेन अर्निंग का बैलेंस बढ़ जाएगा। आप नॉर्मली क्या ऐड करते हो, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करते हो, रिटेन अर्निंग में डिविडेंड जो पे कर रहे हो वो माइनस करते हो, सही है। तो ये हो जाएगा। तो अब देखें भाई जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो आएगा कहाँ से, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 148,000, वो आएगा कहाँ से, इनकम स्टेटमेंट से, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चंस में भी बेटा, आप इनकम स्टेटमेंट को आप ES लेवल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलना शुरू करते हैं। तो मैं बढ़ाऊंगा अपने रिटेन अर्निंग्स को 148,000 से, और मैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखूँगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, या कुछ और शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो भी मार्क्स कटेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना आपके लिए ज़रूरी है, सही है। तो ये December 31st को, फिर जैसे मैंने आपको समझाया था प्रॉपर्टी आपकी वैल्यूज़ की 110,000 से कम हुई है। लास्ट ईयर्स में आप 90,000 से वैल्यू बढ़ा चुके, 90,000 की वैल्यूशन रिजर्व में मौजूद है। तो अब आप टोटल 110,000 से वैल्यू बढ़ा दें, तो 90,000 से तो पहले वैल्यू बढ़ाई थी ना, तो पहले उसको रिवर्स करेंगे। तो 90,000 वहाँ से आ गए अब, लेकिन अभी भी 20,000 का शॉर्टफॉल बचा है, तो बाकी 20,000 रिटेन अर्निंग से आप निकालेंगे। तो रिटेन अर्निंग को आप कम कर दें, तो बढ़ाएंगे तो क्रेडिट होगा, कम करेंगे तो डेबिट होगा। तो 20,000 से आप रिटेन अर्निंग के बैलेंस को कम करने लगे हैं April 1st, सही है। तो यहाँ पे आप लिख दें प्रॉपर्टी, सही है। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड आपने पे करा है तो 0.05 पर शेयर। तो नंबर ऑफ़ शेयर हमने पहले निकाले थे 1500,000 है, तो 1500,000 को अगर आप 0.05 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 75,000।
हाँ सही है, नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हर एक शेयर के बदले $0.05 का डिविडेंड दिया, 1 शेयर के बदले अगर आपने $0.05 का डिविडेंड दिया है तो 1500,000 शेयर्स या 1.5 मिलियन शेयर्स के बदले कितने का डिविडेंड दिया होगा, एक्स का। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए, सही है। 1500,000 मल्टीप्लाई 0.05 तो 75,000 का डिविडेंड दिया। एंट्री क्या होगी डिविडेंड देने की, रिटेन अर्निंग से पैसे जाएंगे और सॉरी रिटेन अर्निंग से पैसे कम होगा, बैंक से पे करोगे ना, तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट और रिटेन अर्निंग होगी डेबिट। बैंक क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट। तो रिटेन अर्निंग को आप डेबिट कर दें 75,000 से, इसलिए मैं डेबिट साइड पर 75,000 लिख रहा हूँ और क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक, इसीलिए मैं बैंक लिख रहा हूँ यहाँ पे, सही है। 30 जून को, ये जून 30 को आपने पे करा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ तो आप यू विल गोइंग टू टेक आउट बैलेंस CD ऑन 31 दिसंबर। टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड का, बिकॉज क्रेडिट साइड इज बिगर, 302,000. This would also become 302,000, and when you subtract 75,000 and 20,000 from 302,000, you will get 207,000, which is your balance CD. This balance CD will become balance BD for next year, 2025 January 1st. Balance brought down 207,000. Now revaluation reserve. तो revaluation reserve 2024 Jan 1st बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले से कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 90,000, सही है। तो पहले तो आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज़ किया था ना, जब आपने 1 अप्रैल को प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, ये रिमूव कर लेते 90,000, तो इसीलिए मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा ताकि रिमूव हो जाए और इसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो गई, तो देयर इज़ नो बैलेंस लेफ्ट, सही है। एंड मेक श्योर आई एम ऑल्सो रॉन्ग दैट आई वर्कड विद इन दी क्वेश्चन। ये सब जो मैंने वर्किंग शो करी क्वेश्चन में शो करी है। बेहतर तरीका ये है कि आप वर्किंग कॉलम यूज़ करें इन ऑर्डर टू शो वर्किंग। जैसे हमने ये बैंक की वैल्यू निकाली तो आप यहाँ पे वर्किंग 1 का रेफरेंस देके यहाँ वर्किंग 1 लिख कर शो कर सकते थे। ये इस तरह आपको वर्किंग करना ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल्सो माई मिस्टेक कि मैंने क्वेश्चंस के बीच में ही वर्किंग कर ली। यू हैव टू यूज़ वर्किंग टेबल इन ऑर्डर टू शो द वर्किंग, ताकि आप कोई वैल्यू गलत करो तो एग्जामिनर आपकी वर्किंग में जाके चेक करे। अब अगर यहाँ पे आपने वर्किंग करी हो तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। स्टेट 2 फीचर्स ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो और शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व इज़ योर कैपिटल रिजर्व। और इसके अलावा जर्नल रिजर्व और रिटेन अर्निंग इज़ योर रेवेन्यू रिजर्व। तो दैट हैज़ टू डू विद द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एंड यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आता, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आता, तो दिस कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड्स। डिविडेंड्स सिर्फ आप जर्नल रिजर्व और रिटेन अर्निंग के ज़रिए दे सकते, कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स। सही है। और वो जो कंपनी के ऑपरेशंस या कंपनी के ट्रेडिंग के ज़रिए जो प्रॉफिट आता है ना, वो आता है वहाँ शेयर किसमें, रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व में। यहाँ पे जो कंपनी के ऑपरेशंस या नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी वगैरह उसके ज़रिए गेन आता है, जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई या प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर दिए, तो ये वाला गेन आता है। अराइज फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द business. State 2 differences between a rights issue and issue of debentures. तो राइट्स इशू में क्या होता है, डिबेंचर्स में आपको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है, सही है, रिगार्डलेस ऑफ योर प्रॉफिट, वेयर एज गिविंग डिविडेंड्स डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। डिबेंचर्स इंटरेस्ट will be paid annually irregardless of company's profit, whereas in rights issue paying dividends
डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। पॉलिसी हो गई, कंपनी को एक्सपेंशन करनी है तो कंपनी नहीं देगी डिविडेंड, ज़रूरी नहीं है डिविडेंड देना। सही है, सही है। डिबेंचर्स हैज़ टू बी रीपेड, डिबेंचर्स हैज़ टू बी repaid, whereas the company does not need to pay back to shareholders in case of rights issue। तो अगर राइट्स इशू के ज़रिए पैसे रेस करे तो कंपनी को पे बैक करने की ज़रूरत नहीं है, वेयर एस डिबेंचर्स आपको रिटर्न